गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की दुनिया में ना सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो कितनी तेजी से हो रहा है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। स्क्रीन पर बस कुछ क्लिक्स होते हैं और काम हो जाता है। सही कहा। रोजमर्रा के कामों में हम जो भी करते हैं उसके बैकग्राउंड में एक बहुत ही जटिल और अदृश्य तकनीक काम कर रही है। और मजे की बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। एकदम। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मकसद यही है कि इस अदृश्य तकनीक को सामने लाया जाए। जी, ताकि हमारे सुनने वाले बिना किसी तकनीकी उलझन में फंसे इसके पीछे के विज्ञान को समझ सकें। बिल्कुल। और आज हम जिस मुख्य स्रोत पर बात कर रहे हैं वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा कम्युनिकेशन के आर्किटेक्चर। ये एक बहुत ही बेहतरीन दस्तावेज है। हमारा मिशन ये समझना है कि डेटा आखिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचता कैसे है। और ये जो इतने बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं ना, ये कैसे काम करते हैं। हाँ, क्योंकि जब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात आती है तो डेटा का सही समय पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन चैनल्स की। जी, ये सबसे बुनियादी चीज है। इसमें मुख्य रूप से दो तरह के सिस्टम होते हैं, वायर वाले और बिना वायर वाले, मतलब वायर्ड और वायरलेस। बिल्कुल। अगर हम वायर्ड की बात करें तो इसमें ईथरनेट और फाइबर ऑप्टिक्स आते हैं। और वायरलेस में हमारा रोजमर्रा का वाईफाई और जो सेल्यूलर नेटवर्क होते हैं 4G या 5G, वो सब आ जाते हैं। हाँ, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि हर चैनल की अपनी एक अलग गति होती है, मतलब स्पीड। और साथ ही उनकी विश्वसनीयता और बैंडविड्थ की क्षमता भी अलग अलग होती है। मतलब हर जगह हम एक ही चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? एकदम सही। उदाहरण के लिए फाइबर ऑप्टिक्स बहुत तेज होते हैं। बहुत ज्यादा तेज। हाँ, लेकिन उन्हें हर जगह बिछाना बहुत महंगा पड़ता है। तो एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर जहाँ बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, वहाँ वाईफाई या सेल्यूलर नेटवर्क ज्यादा काम आते हैं। सही बात है। लेकिन जब अलग अलग तरह के डिवाइस एक ही नेटवर्क पर होते हैं तो वो आपस में बात कैसे करते हैं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब जैसे सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक के नियम होते हैं। बिल्कुल वही। आप इन्हें डेटा के ट्रैफिक नियम कह सकते हैं। ये तय करते हैं कि डिवाइस आपस में कैसे बात करेंगे। तो इसके कुछ मुख्य उदाहरण जैसे टीसीपी/आईपी, एचटीटीपी और एसएमटीपी हो गए। जी, टीसीपी/आईपी तो बहुत ही जरूरी है। इसको अगर हम एक मजेदार तरीके से समझे, जैसे हमारा पोस्टल सिस्टम होता है, हम चिट्ठी पर पिन कोड लिखते हैं ताकि पोस्टमैन को पता हो कि उसे कहाँ जाना है। एकदम सटीक उदाहरण है। या फिर किसी भाषा का व्याकरण, अगर व्याकरण सही नहीं होगा तो सामने वाले को बात समझ नहीं आएगी। बिल्कुल। एचटीटीपी हमारे वेब ब्राउजर को संभालता है और एसएमटीपी हमारे ईमेल्स को सही जगह पहुंचाता है। हाँ, ये सारे प्रोटोकॉल्स मिलकर ये पक्का करते हैं कि डेटा बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो चैनल्स और नियम तो समझ आ गए, लेकिन वो मशीनें कौन सी हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाती हैं? इसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस का रोल सबसे बड़ा होता है, जैसे राउटर्स, स्विचेस और मॉडेम।
तो राउटर्स का काम क्या होता है? वो अलग अलग नेटवर्क के बीच डेटा भेजते हैं ना? हाँ, राउटर्स रास्ता तय करते हैं। वो देखते हैं कि डेटा पैकेट के लिए सबसे छोटा और तेज रास्ता कौन सा होगा। और स्विचेस? स्विचेस एक ही नेटवर्क के अंदर के डिवाइसों को जोड़ते हैं, जैसे एक ऑफिस के अंदर के सारे कंप्यूटर्स। और मॉडेम तो हम सब जानते ही हैं, जो हमारे डिवाइस को बाहरी इंटरनेट से जोड़ता है। बिल्कुल सही। मॉडेम सिग्नल्स को उस रूप में बदलता है जिसे हमारे कंप्यूटर समझ सकें। ये तो हो गई हार्डवेयर की बात। अब डेटा के बहने के भी तो कुछ तरीके होते होंगे। मेरा मतलब है डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। जी बिल्कुल। मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है? सिर्फ एक तरफा संचार। हाँ, जैसे रेडियो या टीवी, जहां से डेटा सिर्फ आ रहा है, आप वापस कुछ नहीं भेज सकते। और हाफ डुप्लेक्स में? हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से संचार होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही तरफ से। जैसे पुलिस वालों का वॉकी टॉकी। एकदम सही। ओवर एंड आउट वाला सिस्टम। जब एक बोल रहा होता है तो दूसरे को सुनना पड़ता है। और फुल डुप्लेक्स तो हमारा टेलीफोन हो गया। हाँ, जहां दोनों लोग एक साथ बोल और सुन सकते हैं। तो क्या हर जगह फुल डुप्लेक्स इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे एडवांस्ड है? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी मोड का चुनाव उस डिवाइस की क्षमता और जरूरत पर निर्भर करता है। मतलब जहां सिर्फ डेटा भेजना है वहां सिंप्लेक्स ही ठीक है, फालतू का खर्चा क्यों करना? बिल्कुल। अब अगर हम डेटा के रूप बदलने की बात करें। हाँ, डेटा एनकोडिंग, ये बहुत दिलचस्प चीज है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो एनकोडिंग के जरिए डिजिटल डेटा को ऐसे सिग्नल्स में बदला जाता है जो तारों या हवा के जरिए यात्रा कर सकें। क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ 0 और 1 समझता है, उसे तार में भेजने के लिए लाइट या करंट में बदलना पड़ता है। सही कहा। और इसी के साथ एक और तकनीक जुड़ी है, मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग ये क्या होता है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही चैनल पर एक साथ कई सिग्नल्स भेजे जाते हैं। मतलब एक ही तार से कई लोगों का डेटा? हाँ, ताकि बैंडविड्थ का पूरा और अधिकतम इस्तेमाल हो सके। इसे आप एक हाईवे की तरह सोच सकते हैं जिसमें कई लेन्स बना दी गई हों। बहुत खूब। लेकिन मुझे एक बात हैरान करती है, जब इतना सारा डेटा इतनी दूर तक जाता है तो सफर के दौरान वो खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि रास्ते में शोर या रुकावट तो आती ही है। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कोई खास तकनीक होती है? जी, इसके लिए एरर डिटेक्शन और करेक्शन की तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जैसे चेकसम और पैरिटी बिट्स। चेकसम ये कैसे काम करता है? ये एक तरह का गणितीय फॉर्मूला है। जब डेटा भेजा जाता है तो उसके साथ एक चेकसम वैल्यू भी भेजी जाती है। और जब डेटा पहुंचता है तो वो वैल्यू चेक होती है? बिल्कुल। सिस्टम अपने आप उस वैल्यू को मैच करता है। अगर कोई नॉइज या रुकावट की वजह से डेटा में गलती आई है तो वो उसे पहचान लेता है। हाँ, और उसे सुधार लेता है या फिर डेटा दोबारा मंगवा लेता है। यहाँ आकर बात सच में बेहद रोचक हो जाती है, क्योंकि ये सारी तकनीकें जब एक बहुत बड़े स्केल पर काम करती हैं तो वो देखने कमाल का होता है। जैसे कि हमारी सरकार के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। हाँ, जीएसटीएन का ही उदाहरण ले लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये सच में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये पूरे देश में जीएसटी के डेटा को मैनेज करता है। मतलब सोचिए, लाखों टैक्स पेयर्स, टैक्स अधिकारी और इतने सारे लोग एक साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके बीच इनवॉइस और रिटर्न जैसे वित्तीय डेटा का सुरक्षित आदान प्रदान हो रहा है। इतने बड़े स्केल पर तो सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता होगी। बिल्कुल। इतने सेंसिटिव डेटा के लिए सुरक्षा सबसे ऊपर है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? इसमें फायरवॉल, एन्क्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर का बहुत इस्तेमाल होता है। एन्क्रिप्शन तो मतलब डेटा को एक ऐसे कोड में बदल देना जिसे कोई और न पढ़ सके। सही कहा। और इसमें HTTPS का विशेष रूप से उपयोग होता है। जो हमारे इंटरनेट ब्राउजर पर वो छोटा सा ताला बनकर आता है? हाँ, वही, जो इंटरनेट पर सुरक्षित ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है ताकि कोई बीच में डेटा चुरा ना सके। और डिजिटल सिग्नेचर पक्का करते हैं कि डेटा सही इंसान ने भेजा है। एकदम सही। अब आप सोचिए, पूरे देश के इतने भारी भरकम डेटा को संभालने के लिए नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? बहुत ही विशाल। कई डेटा सेंटर्स में फैले सर्वर्स, राउटर्स और स्विचेस का नेटवर्क होगा। हाँ, और हाई स्पीड इंटरनेट पे। लेकिन इसमें एक और बहुत जरूरी चीज होती है, रिडंडेंट नेटवर्क लिंक्स। रिडंडेंट नेटवर्क लिंक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमेशा एक बैकअप रास्ता तैयार रहता है। अगर किसी वजह से एक रास्ता खराब हो जाए या केबल कट जाए तो डेटा बिना रुके दूसरे रास्ते से चला जाए। बिल्कुल। सिस्टम इतना स्मार्ट होता है कि वो तुरंत दूसरे रास्ते को चालू कर देता है और यूजर को पता भी नहीं चलता। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं।
हाँ, अगर हम संक्षेप में देखें तो कैसे तार, मशीनें और ये अदृश्य नियम मिलकर दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स को बिना किसी रुकावट के चलाते हैं। और ये सब हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। अब अगली बार जब हमारे सुनने वालों में से कोई भी ऑनलाइन टैक्स भरेगा या बस एक साधारण सा ईमेल भेजेगा, तो उन्हें पता होगा कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। हाँ, कि चेकसम्स, राउटर्स और मल्टीप्लेक्सिंग का कितना बड़ा खेल चल रहा है बैकग्राउंड में। जिस गति से इंसानी डेटा और ई गवर्नेंस के नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, क्या भविष्य में हमारे भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस असीमित डेटा को संभालने के लिए काफी होंगे? मतलब ये जो वायर और वायरलेस चैनल्स हैं, क्या ये कम पड़ जाएंगे? हाँ, क्योंकि डेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या हमें भविष्य में डेटा ट्रांसमिशन के लिए भौतिक विज्ञान के बिल्कुल नए नियमों की आवश्यकता पड़ेगी? नए नियम, जैसे क्वांटम कम्युनिकेशन? बिल्कुल, जहां डेटा बिना किसी तार या सिग्नल के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। ये सच में सोचने वाली बात है। ये तो श्रोताओं को खुद सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार विचार है। जी बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी गहरी जानकारी आसान भाषा में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। तो श्रोताओं, उम्मीद है आपको इस पर्दे के पीछे की दुनिया को समझने में मजा आया होगा। हम आपसे जल्द ही एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।